We are Pakistanis and we'll go back to Pakistan. That's our homeland. That's where we live and that's where we'll die. 21 दिसंबर 2007 से 27 दिसंबर 2007 तक सिर्फ 7 दिन, और इन 7 दिनों में बेनज़ीर भुट्टो को लगातार धमकियां मिल रही थीं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थीं कि सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज वार्न कर रही थीं कि रावलपिंडी जाना खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो गईं। सवाल ये नहीं कि उन्होंने जाने का फैसला क्यों लिया, सवाल ये है क्या वो जानती थी कि ये उनके आखिरी दिन हैं, और अगर जानती थीं तो क्या उन्हें लगता था कि वो बच जाएंगी, या फिर उन्हें कुछ और पता था जो हम नहीं जानते। ये है उन आखिरी 7 दिनों की हकीकत। क्या आप आजादी चाहते हैं? 21 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो कराची में थीं, जहां उनका घर था, उनके बच्चे थे और टेक्निकली वो महफूज थीं, क्योंकि कराची उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंट्रोल था और सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर थे। लेकिन जनवरी 2008 में इलेक्शंस होने वाले थे और कैंपेन के लिए रावलपिंडी जाना ज़रूरी था। वहां लियाकत बाग में एक बड़ा जलसा प्लान था, और ये वो जगह थी जहां 1951 में पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था। ये कोइंसिडेंस था या कुछ और, ये सवाल आज भी जिंदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेनज़ीर को उस वक्त तक कम से कम 3 सीरियस थ्रेट्स मिल चुके थे। पहला कारसाज अटैक था अक्टूबर में, जहां 139 लोग मारे गए थे, जिस पे हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। दूसरी तालिबान और अलकायदा की तरफ से डायरेक्ट धमकियां थीं, और तीसरा वो लेटर था जो उन्होंने मुशर्रफ को लिखा था, जिसमें उन्होंने कुछ खास नाम लिए थे, जिनके बारे में वो कहती थीं कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, लेकिन ये नाम कभी पब्लिकली रिवील नहीं किए गए, और आज तक ये राज है कि वो कौन थे। जब बेनज़ीर रावलपिंडी के लिए निकली तो उनके टीम मेंबर्स ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। कहा गया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, जैमिंग डिवाइसेस चाहिए जो सुसाइड बॉम्बर्स के सिग्नल रोक सकें, और प्रॉपर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स चाहिए जो ट्रेंड हो। लेकिन जो इंतजामात हुए वो नाकाफी थे, और बाद में ये सवाल उठा कि क्या ये जानबूझकर कमजोर रखे गए थे। 22 से 24 दिसंबर को बेनज़ीर रावलपिंडी में अपनी टीम के साथ मीटिंग्स में मसरूफ थीं, जहां इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी आ रही थीं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने स्पेसिफिकली वार्न किया था कि रावलपिंडी में सुसाइड बॉम्बर्स एक्टिव हैं, फाटा से तालिबान फाइटर्स आए हुए हैं, और लियाकत बाग में जलसा करना बहुत रिस्की है। ये रिपोर्ट्स सिर्फ जनरल वार्निंग्स नहीं थीं, बल्कि स्पेसिफिक थीं। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि सुसाइड बॉम्बर्स की तादाद भी बताई गई थी, और ये भी कि वो किस तरह अटैक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन थी तो सिक्योरिटी इंतजामात क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या गवर्नमेंट ने जानबूझकर कमज़ोर सिक्योरिटी रखी थी, या फिर बेनज़ीर खुद सिक्योरिटी इंतजामात को सीरियसली नहीं ले रही थी? एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दिनों में बेनज़ीर ने अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा बात की। उनके बेटे बिलावल लंदन में थे और उनसे डेली कॉल्स हो रही थीं। बेटियां बख्तावर और असीफा के साथ भी लंबी लंबी बातें हो रही थीं, और कुछ लोगों का कहना है कि बेनज़ीर अपने बच्चों को कुछ समझा रही थी, कि जैसे वो जानती हों कि शायद ये आखिरी बार हो। लेकिन ये सिर्फ ख्याल है या कोई हकीकत, ये कंफर्म नहीं हो सका। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था और बेनज़ीर ने अपने क्रिश्चियन सपोर्टर्स के साथ वक्त गुजारा। लेकिन इस दिन एक और बड़ी बात हुई जो कम लोग जानते हैं। उनके शोहर आसिफ जरदारी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि रैली में मत जाओ, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स खराब आ रही हैं। लेकिन बेनज़ीर ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं नहीं गई तो लोग कहेंगे कि बेनज़ीर डर गई, और ये मैं नहीं होने दूंगी। ये फैसला सिर्फ इमोशनल नहीं था बल्कि पॉलिटिकल भी था, क्योंकि इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रावलपिंडी और पंजाब में सीट्स चाहिए थीं, और अगर बेनज़ीर रैली कैंसिल करती तो मुखालिफ ये नैरेटिव बना सकते थे कि वो कमज़ोर हैं या डर गई हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़रूरी था कि अपनी जान को खतरे में डाल दिया जाए? खैर, बेनज़ीर ने अपनी स्पीच की फाइनल ड्राफ्ट तैयार की जो 27 दिसंबर को देनी थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस स्पीच में वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाली थीं, और कुछ ऐसे नाम लेने वाली थीं जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए अनकंफर्टेबल हो सकते थे। क्या ये स्पीच उनकी मौत की एक वजह बन सकती थी? कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस है।
26 दिसंबर की रात शायद बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बचा था और सब कुछ फाइनल होने वाला था। सिक्योरिटी टीम ने आखिरी बार उन्हें वार्न किया कि लियाकत बाग बहुत खतरनाक जगह है, वहां पहले भी कत्ल हुआ है और दोबारा हो सकता है, लेकिन बेनज़ीर ने अपना फैसला नहीं बदला। एक टीम मेंबर ने बाद में बताया कि उस रात बेनज़ीर बहुत ज्यादा सोचने लगी थीं और कुछ घंटे तक वो अकेली अपने कमरे में थीं, जहां शायद वो अपने फैसलों को रिकंसीडर कर रही थीं, लेकिन सुबह उठकर उनका फैसला वही था, मैं जाऊंगी। इस रात बेनज़ीर ने अपने बच्चों को फोन किया और लंबी बातें की। बिलावल से कहा कि बेटा तुम मजबूत रहना और हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। ये बातें सुनते वक्त किसी को भी लग सकता था कि बेनज़ीर को कुछ अंदाजा था कि शायद ये आखिरी बार हो, लेकिन अगर उन्हें इतना अंदाजा था तो फिर गई क्यों? क्या वो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थीं, या फिर उन्हें यकीन था कि वो बच जाएंगी? 27 दिसंबर 2007 का दिन नॉर्मल शुरू हुआ, जहां बेनज़ीर जलसे के लिए तैयार हुई, सफेद दुपट्टा, काला सूट, और जब वो आईने में देख रही थीं तो शायद सोचा होगा कि आज का दिन कुछ अलग है। दोपहर को होटल से निकलने से पहले सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई, जहां उन्हें बताया गया कि क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल होगा, जैमिंग डिवाइसेस नहीं हैं और रूट पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी। लेकिन बेनज़ीर ने कहा यह सब मैनेज हो जाएगा। लियाकत बाग में जलसा था और जब बेनज़ीर वहां पहुंची तो हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने स्टेज पर तकरीर की जिसमें डेमोक्रेसी की बात की और डिक्टेटरशिप के खिलाफ बोली। जलसा खत्म हुआ और वो अपनी गाड़ी की तरफ गईं। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिर जो हुआ वो आज तक कंट्रोवर्सी है। गाड़ी चलने के बाद अचानक रुकी। बेनज़ीर ने सनरूफ खोला और बाहर निकली अपने सपोर्टर्स को हाथ हिलाने के लिए, और फिर गोलियां चलीं और धमाका हुआ। बेनज़ीर शहीद हो गई। सवाल ये है कि गाड़ी क्यों रुकी, किसने रोकी, और बेनज़ीर क्यों सनरूफ से बाहर आईं जब उन्हें पता था कि खतरा है? क्या वो सपोर्टर्स का जोश देखकर इमोशनल हो गईं, या फिर किसी ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा ताकि वो इजीली टारगेट बन सकें? ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि बेनज़ीर की मौत गोली से नहीं बल्कि सनरूफ के लीवर से सर टकराने की वजह से हुई जब वो धमाके के बाद गिरी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी कंट्रोवर्शियल है कि आज तक इसका भरोसा नहीं किया जाता। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं गोली थी, कुछ कहते हैं हेड इंजरी थी, और गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन को इतनी जल्दी खत्म कर दिया कि बहुत सारे सवाल बेजवाब रह गए। बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद बहुत सारी थ्योरीज आईं कि किसने किया और क्यों किया। तालिबान ने जिम्मेदारी ली, अलकायदा ने जश्न मनाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सरफेस स्टोरी है और असली कहानी कुछ और है। कुछ सवाल ये हैं, अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इतनी क्लियर थीं कि सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हैं, तो सिक्योरिटी इंतजामात क्यों नहीं बढ़ाए गए? गाड़ी अचानक क्यों रुकी और किसने रोकी? जैमिंग डिवाइसेस क्यों नहीं थीं जो सुसाइड बॉम्बर्स के सिग्नल रोक सकती? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों हैं? फायर ब्रिगेड ने क्राइम सीन को फौरन क्यों धो दिया? बेनज़ीर ने जो लेटर लिखा था जिसमें स्पेसिफिक नाम थे, वो नाम कौन थे और क्यों अभी तक रिवील नहीं किए गए? यूएन कमीशन ने 2010 में एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि बेनज़ीर की मौत काबिले रोक थी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने जानबूझकर कमजोर सिक्योरिटी दी और गवर्नमेंट ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी कोई मेजर एक्शन नहीं हुआ और आज तक कोई क्लियरली जिम्मेदार नहीं तय पाया गया। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सिर्फ 7 दिन थे और इन 7 दिनों में बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि उनकी जान खतरे में है। वार्निंग्स मिल रही थीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थीं, अपने लोग रोक रहे थे, लेकिन फिर भी वो गईं और शहीद हो गईं। सवाल ये नहीं कि वो गई क्यों, सवाल ये है कि जब इतनी सारी वार्निंग्स थीं तो सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर क्यों थी? क्या ये सिर्फ नाकाफी प्लानिंग थी या कुछ और, या फिर कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा होने दिया? आज 18 साल बाद भी ये सवाल बेजवाब हैं और शायद हमेशा बेजवाब ही रहेंगे, क्योंकि जितने लोग इस राज को जानते थे वो या तो मर चुके हैं या फिर खामोश हैं, और जो बचे हैं वो सिर्फ कयास आराइयां कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और सच आज भी छुपा हुआ है।